इन्वेस्टिगेटिंग टीम जब उस पहाड़ पर पहुंची तो उन्हें हाइकर्स का टेंट तो मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे देखा उनकी रूह कांप गई। टेंट अंदर से फटा हुआ था, कपड़े के धागे बाहर की तरफ निकले थे, यानी किसी ने अंदर से ही टेंट को चाकू से काटकर बाहर निकलने की कोशिश की थी। ऐसा लग रहा था जैसे टेंट के अंदर कुछ इतना डरावना हुआ है कि नो एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स टेंट खोलने तक का वेट किए बिना सीधे टेंट फाड़कर भागे हैं। बर्फ में कुछ फुटप्रिंट्स भी मिले, कुछ जूतों के और कुछ नंगे पैरों के। हैरानी की बात यह है कि कदमों के निशान दौड़ते हुए नहीं बल्कि नॉर्मल चलने वाले थे। तो अंदर ऐसा क्या खतरा था जो बाहर निकलते ही खत्म हो गया। इन्वेस्टिगेटिंग टीम को एक कैमरा भी मिला और उसमें कुछ अजीबोगरीब फोटोग्राफ्स थे। रजिस्टर और फोटोज में पूरी एक्सपीडिशन की हर दिन की एंट्री थी, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी ये केस पिछले 65 साल बाद भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। The mystery around their deaths remains unsolved. Dyatlov Pass incident mystery. The Dyatlov Pass incident. The Dyatlov Pass incident. So ये कहानी है माउंटेन ऑफ द डेड, जिसे दुनिया डयाटलोव पास इंसिडेंट के नाम से भी जानती है। हाय एवरीवन, मैं हूं नताशा और आज फिर से लेकर आई हूं एक अमेजिंग और मिस्ट्री से भरा हुआ वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। 23 जनवरी 1959 10 लोगों की हाइकिंग टीम साइबेरिया के यूरल माउंटेन्स की तरफ निकलती है। 8 लड़के और 2 लड़कियां। ग्रुप लीडर इगोर डयाटलोव। सफर के दौरान डयाटलोव अपनी डायरी में एंट्री करते हैं कि मुझे हैरानी है कि इस सफर में कौन सी नई चीज हमारा इंतजार कर रही है। क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कई दिनों तक ट्रेन, बस, ट्रक और घोड़े के सफर के बाद वो सब बर्फीली वादियों में पहुंचते हैं, लेकिन टीम का एक मेंबर यूरी यूडिन बीमार पड़ जाता है और वापस जाने का फैसला करता है। और किसे पता था कि वो आखिरी बार होगा जब वो अपने दोस्तों को जिंदा देख रहा है। बाकी 9 हाइकर्स अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, कैमरे से फोटोज लेते हैं, डायरी में हर चीज की एंट्री करते हैं। 1 फरवरी को वो उस पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं जिसे वहाँ के लोकल्स कहते हैं माउंटेन ऑफ द डेड। वो उस पहाड़ पर चढ़ते हैं और चोटी से कुछ मीटर पहले अपना टेंट लगा लेते हैं। ये उनका आखिरी फोटो है जो उस कैमरे में मिला। और आखिरी डायरी एंट्री में जो लिखा है उसका ट्रांसलेशन है, तेज हवाओं के बीच इतना सुकून इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर, ऐसा महसूस करना भी मुश्किल है। इसके बाद डायरी में कोई एंट्री नहीं, सब कुछ ब्लैंक। ये पूरा एक्सपीडिशन 16 दिन का था, लेकिन जब 16 दिन पूरे हो गए और कोई खबर नहीं मिली तो उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज चिंता में पड़ जाती हैं। 26 फरवरी को एक रेस्क्यू टीम हाइकर्स को ढूंढने के लिए निकलती है और कैंप के पास पहाड़ पर पहुंचती है। और वहां उन्होंने जो देखा वो दुनिया का सबसे डरावना क्राइम सीन था। टेंट बर्फ की एक पतली लेयर से ढका था, अंदर रखा सामान परफेक्टली अरेंज्ड था, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन टेंट अंदर से कटा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे टेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, जिसने उनको चाकू से टेंट फाड़कर भागने पर मजबूर कर दिया है। रेस्क्यू टीम ने फौरन हाइकर्स की तलाश शुरू कर दी। 500 मीटर तक फुटप्रिंट्स मिले जो जंगल की तरफ जा रहे थे, कुछ नंगे पैर और कुछ शू प्रिंट्स। और हैरानी की बात यह है कि ये सब नॉर्मल कदमों के निशान थे, ना कि किसी के भागने के। फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए रेस्क्यू टीम एक देवदार के पेड़ के पास पहुंचती है। वहां उन्हें एक बुझी हुई बॉनफायर दिखी और उसके पास मिले 2 हाइकर्स, यूरी क्रिवोनिसेंको और यूरी डोरोशेंको की बर्फ में जमी हुई डेड बॉडीज। और शॉकिंग ये है कि उन्होंने सिर्फ शर्ट्स और अंडर पैंट्स पहनी हुई थी, ना कोई जैकेट्स, ना ग्लव्स और ना ही कोई ऐसी चीज जो इतनी सर्दी में बचने के लिए पहनी जाती है। अगर वेदर की बात करें तो जिस टाइम उनकी डेथ हुई उस टाइम पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। बाकी के 7 हाइकर्स की डेड बॉडीज को मिलने में अगले 2 महीने लग गए। डॉक्टर्स ने पहले 5 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया बताई, लेकिन बॉडीज देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। कुछ की आंखें गायब थी, एक की तो जबान गायब थी, 3 हाइकर्स के रिब्स
टूटी हुई थी, एक का स्कल फटा हुआ था और मेडिकल एग्जामिनर ने साफ कहा ये चोटें इंसान या जानवर के हमले से नहीं हो सकती और ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ऊंचाई से गिरे हों। सबसे शॉकिंग था 3 कपड़ों पर मिला रेडियो एक्टिव मटेरियल। इन्वेस्टिगेशन टीम पहले तो इसे एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन की तरह देख रही थी कि शायद इन हाइकर्स का मर्डर हुआ था, लेकिन 28 मई को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी या खतरा था कि इन हाइकर्स को टेंट खोलकर नहीं बल्कि चाकू से काटकर भागना पड़ा और बाहर जाते ही इमरजेंसी या खतरा जो था वो खत्म हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 में से 6 हाइकर्स की मौत हाइपोथर्मिया से हुई, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल था। जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था, तो हाइकर्स की फैमिलीज और लोगों को लगा कि कहीं सोवियत यूनियन ने कोई सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किया। लेकिन फिर एवलांच थ्योरी सामने आई जो जल्दी ही झूठी साबित हो गई, क्योंकि टेरेन एवलांच प्रोन नहीं था और अगर एवलांच आता तो टेंट पतली बर्फ का नहीं मीटरों ऊंची बर्फ में दबा होता। फिर कैमरे से मिली आखिरी फोटो ने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। एक अजीब सी चमकती हुई रोशनी शायद आसमान में, कुछ लोगों ने कहा यूएफओ और कुछ ने कहा मीटियोर, लेकिन उसका भी कोई कंफर्म प्रूफ या मलबा नहीं मिला। तो आखिर हुआ क्या? और तभी 1-2 दिन पहले ली गई एक फोटो ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। टेंट के अंदर बना हुआ स्टोव, इगोर ड्याटलोव ने खुद ये स्टोव डिजाइन किया था। उसी रात खाना भी पकाया गया था और टेंट के अंदर से जले हुए कपड़ों और शरीर पर बर्न मार्क्स भी मिले थे। और इसी फोटो के बेस पर एक थ्योरी बनाई गई। स्टोव बंद करते समय शायद बर्निंग चारकोल अंदर रह गया होगा। एग्जॉस्ट पाइप क्योंकि हट चुका था तो मतलब धुआं जो है वो बाहर नहीं निकल रहा था। टेंट के अंदर स्मोक भर चुका था। हाइकर्स का दम घुटने लगा। इमरजेंसी में सबने टेंट अंदर से काटा और बाहर निकले और बाहर आते ही खतरा खत्म। इसीलिए जो फुटप्रिंट्स थे वो दौड़ते हुए नहीं बल्कि नॉर्मल कदमों के निशान थे। जिनके कपड़े कम थे वो बॉनफायर बनाने लगे। 4 लोग जंगल में लकड़ियां लेने चले गए होंगे जहां एक छोटे एवलांच ने उन्हें नीचे गिरा दिया होगा, इसीलिए रिब्स और स्कल्स फ्रैक्चर्ड थे। बॉनफायर के पास बैठे 2 हाइकर्स भी ठंड से शायद मर गए होंगे और बाकी 3 टेंट की तरफ वापस जाते हुए फ्रीज हो गए। और जहां कपड़ों पर रेडिएशन मिला वो दोनों लोग न्यूक्लियर प्लांट्स में काम कर चुके थे, इसीलिए कंटामिनेशन पहले से ही उनके कपड़ों में मौजूद था। आंखों और जबान का गायब होना शायद वाइल्ड एनिमल्स ने किया होगा, क्योंकि बॉडीज 2 महीने बाद मिली थी। वैसे इस थ्योरी पर भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल है और 65 साल बाद भी इस मिस्ट्री को ऑफिशियली रूप से सॉल्व नहीं माना जाता। 10 में से सिर्फ एक यूरी यूडिन बचा था, क्योंकि वो बीमार होकर एक्सपीडिशन के बीच में ही घर आ गया था। 27 अप्रैल 2013 को 76 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई और आज भी ड्याटलोव पास इंसिडेंट दुनिया की सबसे डरावनी, सबसे मिस्ट्री से भरी हुई सर्वाइवल स्टोरीज में से एक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मैं आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मिस्ट्री के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।